नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 66 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 66 का जो पहला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के स्थल पाए जाते हैं। देखिए, विच ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। साथियों, बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में जो है वो प्रेरी जो घास के मैदान हैं वो पाए जाते हैं। ये जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका के दो देश यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाए जाते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो है वो प्रेरी घास के मैदान दो देशों में ये पाए जाते हैं। साथियों, प्रेरी जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों को यहाँ पे रोटी की टोकरी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रोटी की टोकरी किन घास के मैदान को कहा जाता है, क्योंकि गेहूं और मक्का का उत्पादन के लिए ये जो घास के मैदान है, ये जो प्रेरी क्षेत्र है यूएसए या कनाडा का, ये गेहूं और मक्की के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, इसीलिए इनको रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रेरी जो घास के मैदान है, प्रेरी जो ग्रासलैंड है, वहाँ पे कौन सी विंड चलती है, तो चिनूक विंड, चिनूक हवा चलती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि प्रेरी घास के मैदान में कौन सी हवा चलती है, तो प्रेरी घास के मैदान में आपकी चिनूक हवा चलती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर आप इसी बार एसपीटेट जून 2026 में क्लियर करना चाहते हैं, काफ़ी समय से आपका 1 या 2 या 3 नंबर से टेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसी बार आपका एसपीटेट मेरी वीडियोज़ को देख के क्लियर होने वाला है। साथियों, अगर आप भी हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, वो हैंड रिटन नोट्स जिससे एसपीटेट हज़ारों बच्चों ने क्लियर किया है, तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, ये कांटेक्ट नंबर है हमारा, आप इस नंबर पे जुड़ के हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और बात करें साथियों, इसके अलावा ऑप्शन में दिया है पंपास। पंपास जो घास के मैदान है वो कहाँ पर है, तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है और महाद्वीप कौन सा, दक्षिण अमेरिका। उसी प्रकार आपका स्टेपी, स्टेपी घास के मैदान आपके यूरेशिया में है, मतलब कि यूरोप या फिर हंगरी में है, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में स्टेपी घास के मैदान को पूछताछ, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि यूरोप में स्टेपी को किस नाम से जाना जाता है, तो पूछताछ के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगर बात करें डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान की, तो डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पर है, तो डाउन्स घास के मैदान आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया डाउन में भी है। और आपके ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपके डाउन्स घास के मैदान है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और कंगारू जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, जो यहाँ पे पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के ही डाउन्स घास के मैदान में। उसी प्रकार कई बार परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर है, तो अगर बात करें वेल्ड ग्रासलैंड की, वेल्ड घास के मैदान की, तो दक्षिण अफ्रीका जो देश है, तो दक्षिण अफ्रीका देश में आपकी वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पेपर में काम आने वाला रहने वाला है। साथियों, कई बार पूछा गया है कि कैंटरबरी, ये कैंटरबरी आपका जो घास का मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो कैंटरबरी घास का मैदान आपका न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में है। ऑस्ट्रेलिया में ही डाउन्स घास के मैदान है। वेल्ड घास के मैदान आपके दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये सभी आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड ए कंज्यूमर, उपभोक्ता किसे कहते हैं। देखिए, कंज्यूमर क्या होता है, तो उत्पाद खरीदने वाले को कंज्यूमर कहते हैं, लेकिन इतना आसानी से आपको समझ नहीं आएगा उपभोक्ता होता क्या है। तो आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। तो उपभोक्ता मतलब कि वो व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं को, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनको खरीदता है या उनका उपभोग करता है, उनका उपयोग करता है। तो उपभोक्ता आपको पता चल गया, जो सामान को खरीद रहा है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसको उपभोक्ता बोलते हैं। अच्छा, उत्पादक क्या होता है, उत्पादक को बोलते हैं आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्पादक या प्रोड्यूसर उन्हें कहा जाता है जो कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुएं तैयार करता है। तो उत्पादक वस्तुओं को तैयार करेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा, और आपका जो कंज्यूमर है उसको खरीदेगा। उसी प्रकार आपको ये सारी बातें याद रखनी है। सेलर कौन होता है,
तो सेलर होता है व्यापारी या विक्रेता, जो वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करता है वो सेलर होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? वट वाज द अर्ली नेम ऑफ शेरशाह सूरी? अगर बात करें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम था वो आपका फरीद था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम है वो फरीद था। चलो ये बात आप सभी लोग तमाम साथी समझ गए होंगे। लेकिन साथियों शेरशाह सूरी की बात करें तो फरीद खान इनका प्रारंभिक नाम था, लेकिन क्वेश्चन ये कई दफ़ा पूछा गया है कि इनका नाम शेर खां कैसे पड़ा। तो कहा जाता है कि जब ये छोटे थे तो इन्होंने क्या करा कि बाघ या शेर को अकेले मार गिराया था, इसलिए इनको शेर खान की उपाधि भी दी गई थी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी ने जो है वो हुमायूं को कब हराया? तो इसने हुमायूं को 2 युद्धों में हराया। एक युद्ध हुआ था 1539 में जिसको चौसा का युद्ध बोलते हैं, और एक युद्ध हुआ था 1540 में जिसको कनौज या विलग्राम का युद्ध बोलते हैं। तो चौसा का युद्ध 1539 में वो भी हुमायूं के साथ हुआ था, उस युद्ध में भी हुमायूं को हराया था। और 1540 में जो कनौज का युद्ध हुआ था उसमें भी हुमायूं की हार हुई थी। तो हुमायूं को दोनों ही युद्ध में पछाड़ दिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ये सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिटेल से आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों अगर बात करें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी जो है इनके द्वारा जहाँ पे जीटी रोड का, ग्रांड ट्रंक रोड का जो है वो पुनः निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ये बात कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। साथियों अगर बात करें शेरशाह सूरी की, तो इनके द्वारा ही यहाँ पे पटना का जो नाम है वो आपका क्या है? पाटलिपुत्रम से इसका नाम पटना रखा गया था 1541 में। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों शेरशाह सूरी के द्वारा ही यहाँ पे इनका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? कई बार पूछा गया है। तो सासाराम। तो सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार। तो सासाराम बिहार में आपका शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई? तो विश्व में जो आर्थिक महामंदी है वो आपके 1929 के आसपास आई। साथियों अक्सर इसे जो है वो द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि द ग्रेट डिप्रेशन जो है वो कब दुनिया के अंदर? तो ये 1929 के आसपास आता है। एग्जैक्टली आधिकारिक तौर पे 29 अक्टूबर 1929 को ये घोषणा हुई थी, और उसे ब्लैक ट्यूसडे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उस समय न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो शेयर बाज़ार में एक तरफ से गिरावट आ गई थी। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है वो पूरे दुनिया में संकट हो गया था, इसीलिए उस समय इसे जो है वो महामंदी के रूप में देखा गया था। तो ये कारण ये थे कि शेयर बाज़ार का क्रैश हो गया था, बैंक विफल हो रहे थे, उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी और जो मांग है उसमें कमी हो रही थी। तो ये बात हो रही थी, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में असंतुलन भी आ गया था। तो ये चीज़ें हुई थी। और आर्थिक महामंदी के क्या प्रभाव पड़ते हैं? एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें गिरावट आएगी, दुनिया भर में बेरोजगारी की जो दर है वो और बढ़ जाएगी, और औद्योगिक जो उत्पादन होगा, उद्योगों में जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे उत्पादन ठप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पता होनी चाहिए कि आर्थिक महामंदी आती है तो इसे होता क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है वो दिया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। साथियों बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो इनको भारत में लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन टेट में ना जाने कितने बार आ रखा है कि भारत में लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आपके किसको? जयप्रकाश नारायण को भारत में लोकनायक के नाम से जाना जाता है। साथियों इन्होंने जो 1974 में बिहार में भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरोध में संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। उसी प्रकार एक नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो इनको भारत में महामना के नाम से जाना जाता है। तो भारत में महामना किसे कहा जाता है? तो महामना आपका मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। साथियों बात करें आपकी मदन मोहन मालवीय की, तो इनके द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं? BHU। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और सत्यमेव जयते का जो नारा है उसको लोकप्रिय भी किसने बनाया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही बनाया गया था। साथियों, अगला नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है वो एक महान व्यक्ति थे और इनके द्वारा जो है वो, आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, 1893 में अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हुई थी उसमें एक ऐसा भाषण दिया था जिसमें इन्होंने भारत का मान और भारतीय संस्कृति के मान को बढ़ाया था। तो शिकागो में हुए सम्मेलन में इन्होंने भाषण कब दिया? तो 1893 में दिया। साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था आपका रामकृष्ण परमहंस और इन्हीं के नाम पे इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी। इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम बात करते हैं बाबा आमटे। तो बाबा आमटे का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। ये प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक थे, कार्यकर्ता थे। साथियों, इनका नाम भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में आनंद वन नामक आश्रम की स्थापना की। तो आनंद वन नामक जो आश्रम है वो कहाँ पर है? तो वो आपका कहाँ पर है? तो बाबा आमटे ने जो है वो स्थापना की थी आनंद वन आश्रम की। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आपका पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था? देखिए, हु वाज द पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ आपका पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू का जो है वो, अगर मैं बात करूं, आपके राजनीतिक जो उत्तराधिकारी था वो आपका लाल बहादुर शास्त्री था, क्योंकि डेफिनेटली लाल बहादुर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो निधन है वो कब होता है? ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 27 मई 1964 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन होता है और उसके बाद भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के लिए ये बहुत जाने जाते थे। 1964 से लेकर 1966 से लेकर ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। साथियों, इनके द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1965 में हुआ था उस समय एक नारा दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। उस नारे का नाम है जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और ताशगंज समझौते के दौरान 1966 में विदेश में ही इनकी क्या हो गया? इनका निधन हो गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ऑप्शन में एक नाम दिया इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनके द्वारा ही गरीबी हटाओ का नारा जो है वो दिया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत में रही है। उसी प्रकार आपका राजीव गांधी कौन थे? तो राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। साथियों, जब मैं बात करता हूँ राजीव गांधी की तो इन्हें भारत में सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में किसे सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार क्रांति का जनक माना जाता है? तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और इनकी भी जो है हत्या इंदिरा गांधी की तरह ही हुई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और साथ में हमारी लक्ष्य सीरीज़ लगातार चल रही है जिसका 38 पार्ट आ चुका है। आज 39वां पार्ट आना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सीरीज़ को वॉच करें। लाइव जो हमारा रहता है ना, लाइव जहाँ पे लिखा है मैंने लाइव, तो वहाँ पे आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहन इस सीरीज़ को देख लीजिए। वहाँ पर मैं लाइव पढ़ाता हूँ और बहुत बेहतरीन ये सीरीज़ आपके लिए रहने वाली। जिसने भी ये लक्ष्य सीरीज़ को देख लिया लगभग आपका टेट यहाँ से ही पास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ नेशनल फ्लैग? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ नेशनल फ्लैग जो है वो आपका कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रध्वज का कोई भी संवैधानिक नाम नहीं है। वैसे कई लोग इसको तिरंगा बोलते हैं, लेकिन जब हमने HP टेट का पेपर देखा तो वहाँ पे
ये बोला कि तिरंगा गलत है और उन्होंने बोला इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सस्पेंस में लेके चलें, क्योंकि कुछ लोग तिरंगा इसको बोलते हैं कि 3 रंग इसके हैं, लेकिन भारतीय संविधान या भारत के राष्ट्रध्वज के लिए कोई भी विशेष या संवैधानिक नाम भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। जैसे कि तिरंगा है, चक्र ध्वज है, ये जो है इसको वैसे बोला जाता है, लेकिन संविधान ने भारत का जो राष्ट्रध्वज है, नेशनल फ्लैग है, इसको 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। तिरंगा शब्द हमारे ध्वज के 3 रंग, कौन कौन से 3 रंग है? तिरंगा शब्द इसको इसलिए दिया है क्योंकि ये 3 रंगों से बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इसका कारण है कि लोकप्रिय और अनौपचारिक ये नाम है, लेकिन संविधान के द्वारा इसे आधिकारिक या संवैधानिक नाम के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। तो मुझे ये लगता है कि ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। लेकिन कई ऑप्शन एक ए इसको सही मानते हैं, तो मैं अभी डी के साथ जा रहा हूँ। बाकी आप तिरंगा के साथ भी जा सकते हैं। और राष्ट्रध्वज की जो बनावट है वो उसका अनुपात क्या है? तो 3:2 है। और इसमें जो है वो एक अशोक चक्र है। क्या है बीच में? तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र है, जिसे भारतीय ध्वज संहिता के नियमों के तहत फहरा या सम्मानित किया जा सकता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन कॉल्ड द होम डायरेक्ट डेमोक्रेसी? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो घर है वो स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और साथियों, अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो भाई वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की जो राजनीतिक प्रणाली है उसमें नागरिकों को सीधे कानून बनाने या सरकार के फैसलों को चुनौती देने का अधिकार है। वहाँ के जो नागरिक हैं उनको नए कानून या संविधान की जो संशोधन है उसमें जनमत संग्रह के माध्यम से स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो वहाँ की जो लोग पहले वहाँ की जो लोगों की पहले नागरिक स्वयं भी संविधान में संशोधन या प्रस्ताव रख सकते हैं यदि वो पर्याप्त संख्या में हस्ताक्षर जुटा ले। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर। अब अमेरिका और भारत ये दोनों ही प्रतिनिधि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी के उदाहरण है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लेकिन वो प्रतिनिधि जनता की ओर से कानून या नीतियां बनाते हैं। उसी प्रकार इंग्लैंड क्या है? तो इंग्लैंड भी एक संसदीय लोकतंत्र है जहां प्रतिनिधि प्रणाली मुख्य है। अगला और ये आज का आखिरी क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। वैसे तो अनुच्छेद 324 से 329 चुनाव आयोग की ही बात की जाती है, और साथियों अनुच्छेद 352 बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जो प्रावधान है किस में दिया है? आर्टिकल 376 में दिया है। और जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान जो है आर्टिकल 370 के तहत किया गया, लेकिन अब इसको निरस्त कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को जो है वो इसको समाप्त कर दिया है आर्टिकल नंबर 370 को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब कई बार पूछा जाता है कि आपका अनुच्छेद नंबर 32 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 32 में है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कई बार पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 17 तो एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। कई बार पूछा जाता है अनुच्छेद नंबर 44 में क्या है? तो अनुच्छेद नंबर 44 में है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कई बार पूछा जाता है अनुच्छेद 51 के में क्या है? तो 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य है जो कि रूस से लिए गए हैं। कई बार पूछा गया अनुच्छेद नंबर 40 में क्या है? तो 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। और राष्ट्रपति के समाधान की, पार्डन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 72 के तहत है। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।